वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस वीडियो में हम जूनियर के पर्यावरण के सिलेबस में पहला टॉपिक कवर करेंगे। तो आइए इसके बारे में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि पर्यावरण क्या है। तो जो हम लोग हमेशा पढ़ते आ रहे हैं कि पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, जो कि है परि प्लस आवरण। उसके बाद पर्यावरण एक ऐसा वातावरण होता है जो कि हमें चारों ओर से घेरे हुए हो और इस वातावरण में जैविक और अजैविक घटक भी शामिल हों। ठीक है ना। अब तक हम लोग पढ़ रहे थे कि हमें चारों ओर से घेरे हुए हों, इसके साथ साथ हमारे पर्यावरण में जैविक और अजैविक घटक भी शामिल होते हैं। ठीक। पर्यावरण को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला तो है आपका प्राकृतिक या भौतिक पर्यावरण, दूसरा होता है मानव निर्मित पर्यावरण। तो प्राकृतिक या भौतिक पर्यावरण जो होता है वह पर्यावरण का हिस्सा जो प्रकृति के द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक। तो जो प्रकृति के द्वारा प्रदान किया जाता है वो आपका हो गया प्राकृतिक पर्यावरण, और इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। जैसे कि जैविक पर्यावरण, जैविक पर्यावरण में आपका हो जाता है कि वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे, ठीक है ना, जीव जंतु, मनुष्य, ये सब आपके जैविक पर्यावरण में हो गए। और अजैविक पर्यावरण में क्या होता है? अजैविक पर्यावरण में आपका हो जाता है स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल, ये सब जो है आपके अजैविक पर्यावरण में हो जाते हैं। ठीक है ना। जो जीवों से संबंधित है वो आपके जैविक पर्यावरण में, जैसे कि वनस्पतियाँ हो गई, जीव जंतु हो गए। ठीक है। वनस्पतियों का मतलब पेड़ पौधे। उसके बाद वानों ने अपने लिए जो है अपने आसपास पर्यावरण बनाया है, जैसे कि इमारतें बनाई हैं, पुल बनाए हैं, सड़कें बनाई हैं, उद्योग बनाए हैं, और विभिन्न चीज़ें जो हैं मनुष्य के द्वारा निर्मित हैं। ठीक है। तो ये आपकी मानव निर्मित पर्यावरण हो गया। अब हम देखते हैं कि पारिस्थितिकी क्या है, इकोलॉजी। इकोलॉजी जो है ये शब्द को सर्वप्रथम अर्नेस्ट हैकल ने 1866 ईस्वी में दिया था। तो ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये दो नाम है, अर्नेस्ट हैकल और टांसले नाम है जो कि इकोसिस्टम में है। तो ये दोनों नाम का अंतर आप याद रखना कि किसका कौन है। ठीक है ना। तो पारिस्थितिकों को सर्वप्रथम अर्नेस्ट हैकल ने 1866 में दिया था, और ये एक भारतीय पारिस्थितिकी के पिता हैं। इनका नाम भी आपको याद रखना है, प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। ठीक। ये भारतीय पारिस्थितिकी के पिता हैं, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। ठीक। अर्नेस्ट हैकल ने, जिन्होंने कि पारिस्थितिकी शब्द को दिया था 1866 में, ये इसे जो है लैटिन भाषा के ओइकोलॉजी शब्द से लिया गया था। ठीक है ना। ये जो ओइकोलॉजी शब्द है इसका अर्थ क्या होता है? तो ओइकोलॉजी का अर्थ होता है निवास का अध्ययन करना। ठीक है। ओइकस और लॉगस शब्द से ये मिलकर बना है। ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये दोनों नाम इंपॉर्टेंट है। अर्नेस्ट हैकल पारिस्थितिकी के जो है सबसे पहले पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था, और भारतीय पारिस्थितिकी में जो है सबसे पहला नाम जो आपको याद रखना है वो है प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। ठीक। इसके बाद जीवों और वनस्पतियों का उसके निवास स्थान के आधार पर जब अध्ययन किया जाता है तो वो पारिस्थितिकी होता है। ये इंपॉर्टेंट है आपका कि जीवों और वनस्पतियों के निवास के आधार पर, केवल निवास के आधार पर कि वो कहाँ पे रहते हैं, उस हिसाब से अगर आप अध्ययन करेंगे तो इसको हम बोलते हैं पारिस्थितिकी। ठीक। अब हम देखेंगे पारिस्थितिकी तंत्र, और ये देखेंगे कि पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र में अंतर क्या है। ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे अंतर अभी देख लीजिए कि अभी आपने देखा कि पारिस्थितिकी में निवास के आधार पर अध्ययन हो रहा था, लेकिन जो है पारिस्थितिकी तंत्र में क्या होता है, निवास के आधार पर क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन, उसके साथ साथ उनके मध्य में पारस्परिक संबंध क्या होते हैं उनका अध्ययन करना जो है ये होता है पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है ना। पारिस्थितिकी में हम केवल निवास के आधार पर अध्ययन करते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र में निवास के आधार पर क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन तो किया ही जाता है, उसके साथ साथ ये जो होते हैं, जीव होते हैं, इन सबके मध्य जो पारस्परिक संबंध होते हैं उनका अध्ययन हम पारिस्थितिकी तंत्र में करते हैं। ठीक। तो ये अंतर था। अब देखते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के पिता कौन कहे जाते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र जो शब्द है यानी कि इकोसिस्टम, अभी आपने ऊपर जो देखा वो इकोलॉजी था, वो केवल पारिस्थितिकी था। ठीक है ना। वो पारिस्थितिकी तंत्र और पारिस्थितिकी दोनों अलग अलग हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? एजी टांसले। और अभी आपने इकोलॉजी में पढ़ा किसने किया था? अर्नेस्ट हैकल थे वो। ठीक है ना। और भारतीय पारिस्थितिकी के पिता कौन थे? प्रोफेसर रामदेव मिश्र। तो 1935 में इन्होंने पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किया। जीवों को वनस्पतियों के निवास के आधार पर क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन, और उसके साथ साथ उनके मध्य में पारस्परिक संबंधों का अध्ययन जो होता है वो होता है पारिस्थितिकी तंत्र। ये अंतर आप समझ चुके हैं। उसके बाद पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक और अजैविक घटकों में अंतर संबंध होता है, यानी कि इसके जो जैविक घटक होते हैं और जो अजैविक घटक होते हैं इनके मध्य जो है वो एक संबंध स्थापित रहता है। ठीक। तो हम पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक हैं। ये दो घटक कौन कौन से हैं? पहला तो है आपका जैविक घटक, और दूसरा आपका हो जाता है अजैविक घटक।
तो सबसे पहले हम जैविक घटक देखते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटकों में। तो जैविक घटक में देखिए आपका हो जाता है उत्पाद हो जाता है, उत्पादक हो जाता है, उसके बाद अपघटनकर्ता होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं उत्पाद। जैविक घटक में प्रोड्यूसर होता है और उसके बाद जो है आपका यानी कि उत्पादक है, फिर उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर है, उसके बाद डीकम्पोजर है यानी कि अपघटन करता है। तो सबसे पहले हम उत्पादक का अध्ययन करेंगे। ये क्या करते हैं, ये भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। तो जो अपने भोजन का स्वयं निर्माण करते हैं उनको क्या बोलते हैं, तो उन्हें स्वपोषी कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो जाते हैं आपके प्रोड्यूसर। जैसे कि पेड़ पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा स्वयं ही बनाते हैं, ठीक है। पेड़ पौधों को भोजन बना के आप देते नहीं हैं, पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो वो आपके हो गए कौन, उत्पादक, यानी कि वो उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है। वो स्वपोषी हैं, वो अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं। उसके बाद जो दूसरा हो जाता है वो आपका हो जाता है उपभोक्ता। तो उपभोक्ता देखिए, उपभोक्ता क्या करता है कि उपभोक्ता अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करते हैं, ये उत्पादक से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। यानी कि उत्पादक जो पौधा था जिसने अभी अभी जो है सूर्य के प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बना के अपना विकास किया था, उससे ये लोग उसको खा करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो इन्हें क्या बोलते हैं, परपोषी, यानी कि दूसरों के ऊपर जिंदा हैं, ठीक है, परपोषी हो गया। उसके बाद उपभोक्ता जो है, उपभोक्ता भी तीन प्रकार का होता है। कौन कौन से प्रकार का उपभोक्ता है देखें, तो उपभोक्ता के तीन प्रकार कौन कौन से हैं देखिए। एक तो हो गया आपका प्राथमिक उपभोक्ता। ये क्या करते हैं कि ये उत्पादक से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, यानी कि जो पेड़ पौधे अपना भोजन बना रहे थे उनको खा करके ये अपना भोजन ग्रहण कर लेते हैं। जैसे कि बकरी, आप जानते हैं बकरी जो है चरने जाती है तो जो पेड़ पौधे हैं सबको खाती है, ठीक है। उसके बाद आपका द्वितीयक उपभोक्ता क्या करता है, ये है वो प्राथमिक उपभोक्ताओं से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। जैसे कि भेड़िया, भेड़िया अगर बकरी को पाएगा तो क्या करेगा, बकरी को ही खा जाएगा, वो घास को नहीं खाएगा, ठीक है। तो ये द्वितीयक उपभोक्ता हो गया। जो प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता आपका बकरी था, उसको खा करके द्वितीयक उपभोक्ता ने अपना भोजन प्राप्त किया। अब ये क्या होता है, तृतीयक उपभोक्ता। तृतीयक उपभोक्ता क्या होता है, ये द्वितीयक उपभोक्ताओं को खा करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं। यानी कि शेर हो गया, अब उसी जंगल में अगर शेर मिल गया और वो भेड़िया को ही खा गया, ठीक है ना, वो द्वितीयक उपभोक्ता था, उसने बकरी को खाया था, प्राथमिक प्राथमिक को। तो अब जो है ये जो शेर है ये बकरी और भेड़िया दोनों को खा सकता है, ठीक है ना। तो ये आपका तृतीयक उपभोक्ता हो गया, ठीक। तो इसके बाद जो है आपने शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी सुना होगा। शाकाहारी जो केवल साग सब्जियाँ खाते हैं, मांसाहारी यानी कि जो केवल मांस खाते हैं, ठीक है ना। मांसाहारी मांस और साग सब्जी दोनों नहीं नहीं, मांसाहारी केवल मांस खाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद एक सर्वाहारी होता है जो कि क्या करते हैं, जो कि साग सब्जियाँ और मांस दोनों खाते हैं, ओके। अब देखिए, अभी आपने देखा उत्पादक, फिर उपभोक्ता, और उपभोक्ता में आपने देखा प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। अब हम देखेंगे जैविक अपघटक का तीसरा पार्ट क्या, जो कि है जैविक घटक का तीसरा पार्ट जो कि है अपघटन करता है, यानी कि डीकम्पोजर। ऐसे सूक्ष्म जीव जो मृत पेड़ पौधों या मृत जीव जंतुओं को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। यानी कि जब ये जीव जंतु मर जाते हैं तो उसको जो है कौन खाता है, तो उसको खाते हैं कवक और जीवाणु, ठीक है। इनको बोलते हैं प्रकृति का मेहतर, ठीक। तो ऐसे जीव, सूक्ष्म जीव, ये सूक्ष्म जीव है कवक और जीवाणु, ठीक है। जो कि मृत पेड़ पौधे, यानी कि जो पेड़ पौधे जो है जब नीचे गिर जाते हैं सड़ते गलते कैसे हैं, उनको जो है ये कवक और जीवाणु सड़ाते गलाते हैं, ठीक है ना। उसी तरह से जो जीव जंतु हैं ये इनको अपना भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। कौन, ये छोटे छोटे जीवाणु और कवक, ठीक। तो ये होते हैं अपघटन करता, जो कि इन पेड़ पौधों और जीव जंतुओं का अपघटन करते हैं। तो इनको प्रकृति का मेहतर भी बोला जाता है। अब देखिए, आपने जैविक घटक देख लिया, अब आप देखें अजैविक घटक। तो अजैविक घटक में आपका कार्बनिक पदार्थ हो गए, अकार्बनिक पदार्थ हो। कार्बनिक पदार्थ यानी कि जिसमें कार्बन की मात्रा होती है, अकार्बनिक जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं होती है। उसके अलावा सूर्य का प्रकाश भी आपका अजैविक घटक है। तापमान, हवा और जल, ये आपका अजैविक घटक है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैविक घटक है, कौन सा अजैविक घटक है, ठीक है। आपको 3 जैविक घटक दे देगा, उसके बाद एक अजैविक घटक दे देगा। अगर आपसे पूछा रहेगा अजैविक घटक कौन है, तो आप इन सब में से कोई भी ऑप्शन आप बता सकते हैं, ठीक है। जैविक घटक में कोई जीवित जीव जंतु या फिर पेड़ पौधों के बारे में देगा, ठीक। तो आप इसको अलग कर लेंगे जरूर, ठीक है ना। इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब हम देखते हैं खाद्य श्रृंखला के बारे में। अभी आपने देखा प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, उत्पादक, ठीक है ना। तो जो उत्पादक होता है उसको कौन खाता है, उसको आपने देखा प्राथमिक उपभोक्ता खा रहा था, प्राथमिक उपभोक्ता को द्वितीयक उपभोक्ता और द्वितीयक उपभोक्ता को तृतीयक उपभोक्ता। तो ये आपका जो है एक चेन बन जाती है, इसी को बोलते हैं फूड चेन, यानी कि खाद्य श्रृंखला। यानी कि जैसे कॉर्न है, कॉर्न को कौन खाया, रैट ने खाया, रैट को किसने खाया, उल्लू ने खा लिया, ठीक है ना। एक फूड चेन ये हो गई।
यानी कि अब दूसरा देखिए कैरेट था, कैरेट को रैबिट यानी कि खरगोश ने खाया, खरगोश को खा लिया लोमड़ी ने और लोमड़ी को खा लिया शेर ने। तो एक जो है खाद्य श्रृंखला ये हो गई। उसके बाद ग्रास था, ग्रास को ग्रास हॉपर ने खाया, ग्रास हॉपर को फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को फिर जो है अजगर यानी कि पाइथान ने खा लिया और पाइथान को कौन खा गया? ईगल। ठीक है, तो एक फूड चेन ये हो गई। तो ये आपकी खाद्य श्रृंखला होती है जो कि एक नियत जो है दिशा में चलती है। ठीक, अब जो है खाद्य श्रृंखला में क्या होता है कि खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। ठीक है ना, अब यहाँ से ऊर्जा इसमें जाती है, फिर इसमें से इसमें जाती है, इसमें से इसमें जाती है और इसमें से इसमें ऊर्जा जाती है। ठीक है, तो ये ऊर्जा स्थानांतरण का जो नियम है ये आपका है लिंडमान का नियम, यानी कि इसको बोलते हैं 10% का नियम। ठीक है ना, तो आप लोग ये नियम देखिए किस तरह से होता है। तो ये जो लिंडमान का नियम है ये आप जरूर याद रखेंगे। ये नाम आपसे पूछ लिया जाता है कि 10% का नियम दिया किसने था, तो दिया था आपका लिंडेमान ने। ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है कि खाद्य श्रृंखला के एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में ऊर्जा का केवल 10% भाग का ही स्थानांतरण होता है। यानी कि एक ऊर्जा स्तर से जब दूसरे ऊर्जा स्तर में कोई भी भोजन ग्रहण करता है तो यहाँ पे अगर 100 है तो यहाँ पे केवल 10 जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद इसको कोई ग्रहण करेगा तो 10 का 10% कितना होता है? 1 होता है। तो इस तरह से ये ऊर्जा का स्तर जो है आगे वाले स्तरों में केवल 10% भाग का ही स्थानांतरण होता है और यह ऊर्जा का जो स्थानांतरण होता है वह एक ही दिशा में होता है, यानी कि इधर से इधर ही जाएगा। ठीक है, ठीक है ना, तो इस तरह से ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। अब आप देखेंगे आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं। जब भी आपसे ये पूछा जाएगा कि खाद्य श्रृंखला के एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में भोज्य पदार्थों के जाने पर जो भोज्य पदार्थों की ऊर्जा होती है उसमें तो कमी आती है। ठीक है, भोज्य पदार्थों की ऊर्जा में कमी आती है, यानी कि जो एनर्जी यहाँ पे थी अब वो एनर्जी दूसरे नंबर पे, अगर यहाँ पे एनर्जी 100 थी तो 10 ही परसेंट गया अगले में, तो अगले में एनर्जी 10 ही रह गई। ठीक है, उसके बाद अगले में 10% गया तो 1 ही रह गई, उसके बाद अगले में गया तो 0.1 रह गया। ठीक है ना, तो ऊर्जा भोज्य पदार्थों की जो ऊर्जा थी यानी कि भोज्य पदार्थों की यहाँ पे 100 थी तो अगले वाले में 10 हो गई। तो ये एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जा रहा है और एक ही दिशा में जाता है। तो भोज्य पदार्थों की ऊर्जा में क्या आई? ऊर्जा में तो कमी आई, लेकिन खाद्य श्रृंखला के एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जाने पर पोषण स्तरों की ऊर्जा में वृद्धि होती है। ठीक है, पोषण स्तरों की जो ऊर्जा है उसमें वृद्धि होगी, यानी कि पहले जितना था अब उससे उसका 10% और बढ़ गया, फिर इसमें जो है पहले जितना था उसमें 10% और बढ़ गया। ठीक है ना, 10% ट्रांसफ़र हुआ ना, इसका 10% ट्रांसफ़र हुआ इसमें। तो जब भी आप देखेंगे पोषण स्तरों की ऊर्जा में, तो ऊर्जा में तो वृद्धि हो रही है लेकिन भोज्य पदार्थों की ऊर्जा में कमी आ रही। भोज्य पदार्थ पहले यहाँ पे 100 था, अब यहाँ 100 जाना चाहिए था लेकिन 10 ही परसेंट गया। ठीक है ना, 10 गया, तो भोज्य पदार्थों की ऊर्जा में तो कमी आ गई। लेकिन हर में जो है पोषण स्तरों की ऊर्जा हमेशा जो है 10 पहले जितनी थी उससे 10% बढ़ जा रही है। ठीक है ना, तो ये आप 2 पॉइंट याद रखेंगे। जब भी भोज्य पदार्थों की ऊर्जा होगी तो उसमें कमी आएगी, और क्या होगा अगर पोषण स्तरों की ऊर्जा पूछी जाएगी, भोज्य पदार्थों की ऊर्जा में कमी, पोषण स्तरों की ऊर्जा में वृद्धि। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, बहुत हार्ड नहीं था। ठीक है, तो अभी आपने देखा खाद्य श्रृंखला, आप देखें खाद्य जाल क्या होता है। तो खाद्य जाल, अभी खाद्य श्रृंखला आपने देखा यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ पे एक एक श्रृंखला आपकी बन रही थी। जब कई खाद्य श्रृंखलाएं आपस में मिल जाती हैं तो उसको बोलते हैं खाद्य जाल, यानी कि फूड वेब। तो फूड वेब देखिए कैसे बनता है। अब यहाँ पे देखिए ये है आपके सब जैसे कि ग्रास था, ग्रास को खाया टिड्डे ने। ठीक है, टिड्डे को बर्ड भी खा सकती है, टिड्डे को क्या खा सकता है? फ्रॉग भी खा सकता है। तो ये देखिए अब चेन्स जो हैं डिफर होने लगी। ग्रास था, ग्रास को माउस खाया, अब माउस को तो आउल भी खा सकता है। ठीक है, और माउस को जो है आपका हॉक भी खा सकता है, यानी कि ये ये भी चिड़िया खा सकती है। तो अलग अलग जो है अब कई खाद्य श्रृंखलाएं जब एक दूसरे में मिल जाती हैं तब वो होता है फूड वेब, यानी कि खाद्य जाल। ठीक है ना, तो फूड चेन आपका सीधा सीधा आपने देखा था, अब ये खाद्य जाल हो गया। अब देखिए खाद्य पिरामिड, खाद्य जाल भी आपने समझ में आया कि जब ढेर सारी खाद्य श्रृंखलाएं आपस में मिल जाएंगी, फूड चेन्स मिलकर फूड वेब बनाएंगी। ठीक है, खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर खाद्य जाल बनाती हैं। अब देखेंगे हम खाद्य पिरामिड के बारे में। फूड पिरामिड क्या होता है? तो पिरामिड जो है उत्पादक और उपभोक्ता को प्रदर्शित करने का एक साधन है, यानी कि इसमें उत्पादक और उपभोक्ता दोनों को एक साथ प्रदर्शित किया जाता है। तो एक पिरामिड के माध्यम से। ठीक है, यानी कि पिरामिड उल्टा भी हो सकता है, सीधा भी हो सकता है। तो अब इसको देखते हैं कि ये नाम आप याद रखेंगे, यहाँ नाम इंपॉर्टेंट है खाद्य पिरामिड से संबंधित। चार्ल्स एल्टन,
चार्ल्स एल्टन ने 1927 ईस्वी में सर्वप्रथम खाद्य पिरामिड शब्द दिया, यानी कि फूड पिरामिड शब्द किसने दिया? तो चार्ल्स एल्टन ने दिया था। तो चार्ल्स एल्टन का नाम याद रखेंगे। पारिस्थितिकी में आप कौन सा नाम याद रखेंगे? पारिस्थितिकी में आप याद रखेंगे अर्नेस्ट हैकल को, और पारिस्थितिकी के पिता कौन थे? भारतीय रामदेव मिश्रा। उसके बाद पारिस्थितिकी तंत्र में आप याद रखेंगे एजी टांसले को, ठीक है। उसके बाद खाद्य पिरामिड में आप याद रखेंगे चार्ल्स एल्टन को। ओके, तो तीनों नाम को आपको रिवाइज हो गया होगा, फिर से आप इसको जरूर याद रखेंगे, ये नाम इंपॉर्टेंट है। पिरामिड को 3 आधारों पर बांटा जाता है। एक तो होता है आपका जीव संख्या के आधार पर, ठीक है, नंबर्स के आधार पर होता है। उसके बाद दूसरा होता है जीव द्रव्यमान, ये मास के आधार पर होता है। और ये संचित ऊर्जा के आधार पर, ये होता है आपका एनर्जी के बेस पर पिरामिड को बांटा जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, देखिए, जीव संख्या और जीव मास के आधार पर। तो अगर जीव संख्या जीव मास दोनों के आधार पर देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, इसके आधार पर क्या होता है कि जीव द्रव्यमान और जीव संख्या के आधार पर पिरामिड सीधे और उल्टे दोनों प्रकार से बन सकते हैं। तो देखिए, एक आपको यहाँ पे दिया गया है समझाने के लिए एक फिगर। घास के मैदान का जो पिरामिड बनता है वो हमेशा जीव संख्या के आधार पर सीधा बनता है, ठीक। तो देखिए, जैसे कि ये घास के मैदान है, ठीक है, यहाँ पे तो घास के मैदान आपके ढेर सारे हो गए। उसके बाद जो है क्या हो गया, उसको खाने वाले ज़ेब्रा उससे कम हो गए। उसके बाद उसको खाने वाला शेर उससे भी कम हो गया, ठीक है ना। तो ये संख्या के आधार पर है। तो यहाँ पे ढेर सारे घास थे, उसके बाद उससे कम हो गया आपका, उसको खाने वाले ज़ेब्रा हो गया, बकरी हो गया, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद उसको खाने वाले जो है और कम हो जाते हैं, ठीक। तो ये आपका हो गया घास, यानी कि कौन सा था ये? जब भी आपका पूछा जाएगा घास के मैदान का पिरामिड, तो ये जीव संख्या के आधार पर सीधा पिरामिड बनेगा, ठीक है ना। अब देखते हैं कि एक वृक्ष का, तो वृक्ष का बनता है कौन सा? जीव संख्या के आधार पर वृक्ष का उल्टा पिरामिड बनता है। यानी कि देखिए, वृक्ष जो है आपका एक होता है, ठीक है, एक वृक्ष होगा, उस पर ढेर सारी चिड़ियाँ आके बैठती हैं, ठीक है ना, ढेर सारी चिड़ियाँ आके बैठती हैं, उस पर कुछ ना कुछ अपना भोजन ग्रहण करती हैं वृक्ष से। और इन चिड़ियों के ऊपर भी ढेर सारे कीड़े मकोड़े भी बैठे रहते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से ये इसका उल्टा पिरामिड बनता है। जब भी आप देखते हैं इसका उल्टा पिरामिड बनता है, ठीक है। तो ये आपका जो है एक पेड़ था, और उसके बाद आपका ये हो गया ढेर सारी चिड़िया, उसके बाद चिड़ियों के ऊपर ढेर सारे कीड़े। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा वृक्ष का पिरामिड, तो वृक्ष का पिरामिड कैसा बनेगा? तो वृक्ष का पिरामिड बनेगा जीव संख्या के आधार पर उल्टा पिरामिड। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे तालाब का पिरामिड। तो तालाब का जो पिरामिड है वो जीव मास के आधार पर आपको बताया जा रहा है। तो तालाब का पिरामिड जीव मास के आधार पर, ये मास के आधार पर, यानी कि अब यहाँ पे आपको संख्या नहीं देखेंगे, अब यहाँ पे द्रव्यमान आपको देखना है, ठीक है ना, कि इसका जो है औसत द्रव्यमान कितना होगा। तो इन सब का जो औसत द्रव्यमान है वो सबसे ज़्यादा होगा। ये संख्या में तो ज़्यादा रहेंगे, लेकिन द्रव्यमान इनका सबसे ज़्यादा होगा, फिर उसके बाद इनका होगा, फिर इनका होगा, ठीक है ना। तो अभी आप इसको, ये तीनों को आप याद रख लेंगे कि ये अधिकतर यही तीन जो है सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको बस खाली याद रखना है कि सीधा पिरामिड बनेगा या उल्टा पिरामिड बनेगा। तो तालाब का जो है आपके जीव मास के आधार पर उल्टा पिरामिड बनेगा, ठीक। और आपको एक पॉइंट और याद रखना, अभी आपने देखा कि जीव मास और जीव नंबर के आधार पर, यानी कि जीव द्रव्यमान और जीव संख्या के आधार पर सीधा और उल्टा दोनों बन सकता था। लेकिन जब संचित ऊर्जा के आधार पर पूछा जाएगा, तो संचित ऊर्जा के आधार पर हमेशा पिरामिड सीधा ही बनेगा। तो कोई भी दे दे, कोई भी जो है तालाब दे दे या फिर कुछ भी दे दे, पेड़ दे दे, कुछ भी दे देगा, अगर संचित ऊर्जा के आधार पर पूछा रहेगा तो आपका पिरामिड सदैव सीधा बनेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें पसंद आई होंगी। अभी इसमें और भी वीडियोज़ आएंगे, ठीक है। तो आप लोग पढ़ते रहिए और भी आगे तैयारी अपनी जारी रखिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।